सबसे पहले ये नई हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस की है। वैसे तो ये एनुअली पॉलिसी आनी चाहिए, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक पॉलिसी 2013 में आती है और दूसरी 2021 में आती है। बहरहाल चले, इस पे भी कोई नहीं। बात है मिनी बजट की। आईएमएफ ने कहा है मिनी बजट इंट्रोड्यूस कराएं, $1 अरब लेने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। ऑपोजिशन कह रही है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये पाकिस्तान में क्या सर कभी आईएमएफ का प्रोग्राम बंद हो सकता है? 22 प्रोग्राम लिए हैं। भारत ने अपना आखिरी प्रोग्राम 1991 में लिया था, 30 साल हो गए। हम क्यों इस प्रोग्राम से आईएमएफ के बाहर नहीं आ पा रहे सर? चीमा साहब, मेरे ख्याल में इस वक्त मैंने शायद आपके पहले एक सेगमेंट में भी कहा था कि इस वक्त डॉलर तो चलो ले लेते हैं, डॉलर रोक नहीं पा रहे। असल में जो करप्शन इस वक्त हमारे इमरान खान साहब के मैंडेट का हिस्सा था कि अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म, तो अकाउंटेबिलिटी तो जीरो, तो उसकी वजह से डॉलर अब जो इस खास कर आजकल के अगर सेगमेंट में आजकल के हालात में अगर देखा जाए तो पीटीआई की तरफ से अपने इनके एक्सपर्ट्स हैं, वो कह चुके हैं कि आईएमएफ में हमने बड़े गलत फैसले किए हैं, बड़ी काफी चीजें लिख कर दे दी हैं, और जिस तरीके से महंगाई का जोर है वो आईएमएफ को जिस तरीके से सरवर चौधरी साहब ने कहा और दूसरे जो पीटीआई के अपने इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने भी कहा है कि वी आर गोइंग थ्रू मेनी क्राइसिस। मेरे ख्याल में इस वक्त डॉलर बाहर से लेना इज नॉट अ सोल्यूशन। पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को तकवीत देनी चाहिए थी। अपनी जो महंगी साइज चीजें हैं इंपोर्ट करना, उसको बंद करना चाहिए था। टैक्स कलेक्शन बेहतर करनी चाहिए थी। लेकिन वो चीजें तब होती हैं जब लोगों का कॉन्फिडेंस हासिल हो। इस वक्त मेरे ख्याल में आपने देखा है जिस तरीके से केपीके में इलेक्शन में लोगों ने इत्मीनान का वोट नहीं करंट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया, तो उस हवाले से काफी तहफात हैं, इंस्टेबिलिटी है। और जो नेशनल काउंसिल जिस इजलास के बारे में आपने बात की है, एक तो ये अफसोस की बात है कि इतने अरसे बाद क्यों हुआ है। इसको बार बार होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, और लोगों को पता होना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। या दूसरी चीज भी, आपका पेट्रोल या बिजली महंगी होती है तो आपका बजट, आपका सारे फाइनेंस जो होते हैं वो शेकअप हो जाते हैं। देखें जिस तरीके से बिजली महंगी होती है, मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो जाती है, पेट्रोल के साथ ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है। तो ये आपके तकरीबन मिनी बजट, तो ये जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो तो सिर्फ आईएमएफ को अकोमोडेट करने के लिए किया जा रहा है। वो तो खास साहब की अपनी कमिटमेंट थी कि मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, मजीद कर्जे नहीं लूंगा। लेकिन इन्होंने 3-3.5 साल में तो अपने पिछले सारे रैकेट जो है वो इन्होंने बीट कर दिए हैं। पिछले 70 साल में इतने कर्जे नहीं थे जो 3.5 साल में लिए हैं। और खास साहब, अगर आप अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पाए तो ये पैसे लेना जो है बहुत बड़ा रिस्क होगा। आप जिस तरीके से एनआरओ आपने नवाज शरीफ साहब को दिया, आपने जरदारी साहब को एनआरओ दिया, इन हालात में पैसे डॉलर लेना तो फिर इसी तरीके से दोबारा ड्रेन होंगे पैसे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी मेरा ख्याल है आपके बस की बात नहीं है। तो लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ऑपोजिशन अपना रोल प्ले करे, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है डेट सीलिंग, यानी कि हर हुकूमत जो है वो कितना कर्जा ले सकती है, पार्लियामेंट उस पर रोल प्ले करती है। यहाँ पे जो हुकूमत का दिल करता है कैबिनेट में बैठ के कर्जा ले लेते हैं, ऑपोजिशन बोलती नहीं है। तो सर ये सारे हुक्मरान जो है ये एक ही एंगल और एक ही नजरिए से चल रहे हैं। वो जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म विद इन पार्लियामेंट हुकूमतों को रोकना कि वो अनचेक्ड कर्जे ना ले, इसके ऊपर भी कभी बात नहीं हुई। तो क्या ऑपोजिशन भी अब उसी तरह खामोश रहेगी और हुकूमतों और हुकूमत के साथ मिलकर अवाम को निचोड़ रही है? ये करप्शन करने के लिए ग्रैंड अलायंस है। उसमें आप अपोजिशन या हुकूमती पार्टी की आप इसको ज्यादा एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अगर आप पीटीआई की कैबिनेट देखें तो ये वही कैबिनेट है जो परवेज मुशर्रफ दौर में कैबिनेट थी। ये मांगे तांगे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी और नून लीग से आए थे और ये वापस चले जाएंगे। इनकी अपोजिशन भी इनके यार दोस्त हैं, सारे इनके कोलीग हैं। दोबारा आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, अगले दिन याज सादिक साहब ने नवाज शरीफ साहब को जाके एक लिस्ट प्रोवाइड किया कि ये लोग पीटीआई के एमएनए वापस आना चाहते हैं और सिर्फ ये अपने टिकटों की गारंटी मांगते हैं। तो कहां अपोजिशन, कहां हुकूमत, ये सारा एक ग्रैंड अलायंस है करप्शन का। मुल्क को लूटना, अवाम को बेवकूफ बनाने का एक एजेंडा है। आपने पहले ओपनिंग में कहा कि मोदी साहब दुबई जा रहे हैं और जिस तरीके से उनके रवाबत दुनिया में बढ़ रहे हैं, क्वाड पे क्वाड वो बना रहे हैं, जिस तरीके से वो, और आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ आपके पाकिस्तानी अगर फॉरेन रिलेशनशिप या आपकी पॉलिसी के बारे में बात की जाए तो आपके रिलेशनशिप सिर्फ डॉलर बेस है। जिन मुल्कों से डॉलर ना मिले आप समझते हैं हमारे उसके साथ कोई बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं है। अगर आप चाइना से पैसे मिल रहे हो तो आप कहते हैं कि हमारी हिमालय से चाइना से बड़ी दोस्ती है। अगर अमेरिका के साथ है
तो फिर आप अफगान वार में उनको हद से ज्यादा आगे ले जाते हैं, आप अपनी हर चीज उनको आप शमसी हवाई अड्डे देते हैं। लेकिन ये कि जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप नहीं है, जिनसे पैसे नहीं मिलते, आप समझते हैं हमारे वी डोंट हैव एनी रिलेशनशिप। और इस स्पेस पे अगर देखें, दुबई की जब आप बात कर रहे थे, सिर्फ दुबई उसमें अकेला नहीं है। इस वक्त जो ममालिक हैं वो अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। 7 ममालिक ने मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दिए। ओआईसी में उन्होंने उनके फॉरेन मिनिस्टर को बुला लिया। कश्मीर पे आपने उनसे कहा इजलास करने के लिए, तो वो आपसे नाराज हो गए सारे। तो इन गिवन हालात में अगर देखा जाए, अच्छा यहाँ पे आपने इस्लामाबाद में जो मीटिंग की है, इट वाज अ सऊदी इनिशिएटिव। सऊदी अरेबिया ने कहा था कि उस पर मीटिंग की जाए अफगानिस्तान पे, लेकिन देखा जाए तो उसमें से रिजल्ट क्या निकला है? कोई पैसा उसमें नहीं आया। मैं समझता हूं कि बल्कि पाकिस्तान को आपने पाकिस्तान के सोर्सेज को मजीद जाया किया। आप अगर आपको पता था कि उनकी माली हैसियत में आप उसकी मदद नहीं कर सकते, तो ये इजलास ही बाद में करना चाहिए था, लेकिन उसको पहले किया गया। इंडिया का देखें दूसरी तरफ से वो किस भरपूर तरीके से आपको काउंटर करने की कोशिश करते रहे हैं। 3 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने इंडिया में बुला लिए जिनकी सरहदें अफगानिस्तान के साथ मिलती थी। हालांकि होना यह चाहिए था कि वहां पे वो नुमाइंदे भेजते और फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आते, लेकिन वाइस वर्सा हुआ। और फिर उसके बाद मोदी साहब अब दुबई जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखें कि किस तरीके से इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो उसको मसल फ्लैक्ट कर रहा है, मैं ये समझता हूं कि अगर आप खुद कुछ चीजें इजाद नहीं कर सकते, इनोवेशन नहीं है, तो कॉपी जरूर करनी चाहिए। इस वक्त भी मैं हमेशा ये ख्वाहिश करता रहा हूं कि खान साहब को भी चाहिए बाहर फॉरेन दौरों पे जाएं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी की एडवोकेसी करें, लेकिन सबसे पहले अपनी फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिश करें। ये बिल्कुल सही कहा, सीरियस होना पड़ेगा। और तारड़ साहब, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अबू धाबी, और ये उनका पिछले 6 साल में 4था विजिट है। सो आप इमेजिन कर सकें, हर 1.5 साल बाद वो विजिट कर रहे हैं। जबकि तारड़ साहब, इससे पहले 30 साल कभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है 2015 से पीछे इंडियन प्राइम मिनिस्टर कभी कोई अबू धाबी जाता ही नहीं था। सो फॉर लॉन्ग हमने मुस्लिम वर्ल्ड को हाईजैक करके रखा अबाउट इंडिया एंड अबाउट कश्मीर। अभी की पोजीशन ये है कि वो इंडिया जो है वो अबू धाबी को और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को कह रहे हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड। जो इंडिया हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड है, जबकि हम जो है वो जाते हैं वहां पे कि साढ़े वीजे बंद कर छड़े, साढ़े वीजे खोलो। सो आज भी मिडिल ईस्टर्न ममालिक जो हैं, सऊदी अरब और यूएई, पाकिस्तान की बड़ी मदद करते हैं। गो के हमारी कमजोरियां, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं जब हम उन्हें कहते हैं, हमारी साथ देते हैं। पर ये कब तक कटोरा लेके घूमते रहेंगे? अभी तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने तारड़ साहब कह दिया है कि जो मांगने वाले होते हैं उनको कोई नहीं देता। सो हमें ये अपनी ओरिएंटेशन कैसे बदलनी होगी कि हमने जो मुस्लिम ममालिक को रोक के रखा, आज वो मुस्लिम ममालिक जो है वो इंडिया के साथ चले गए, बल्कि कश्मीर में तो दुबई की गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। सो हमें ये जो फ्रेमवर्क है कि हमें जो मुस्लिम ममालिक हैं कि हम वहां पे जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे वीजे दे दें, और वो जाके एक्सटेंडेड नेबरहुड, और जो 3.3 मिलियन इंडियन डियास्पोरा इस वक्त अबू धाबी में है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? हमें क्या करना पड़ेगा अबू धाबी को दोबारा री एंगेज करने के लिए? ये सिर्फ अबू धाबी वाली बात नहीं है चीमा साहब, पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा और डॉलर बेस्ड या फाइनेंशियल बेसिस से हटके फॉरेन पॉलिसी बनाना होगी। उसकी वजह यह है, जिस तरह मैंने आपको अर्ज की अभी, कि हमारी टोटल फॉरेन पॉलिसी इस वक्त खैरात पे चल रही है, क्योंकि उसकी वजह ये जो पैसा देता है, हम कहते हैं जी हमारे इनके साथ बहुत पुरानी रिलेशनशिप है। सऊदी अरेबिया आपसे पैसे वापस मांग ले तो आप उनके खिलाफ हैं। अगर सऊदी अरेबिया आपको उसमें से पैसे कुछ दे दे तो आप कहते हैं जी हमारे ये फरमा रवा है, ये हरमैन शरीफैन है, हमारे सदियों से हमेशा रेस्क्यू करते रहे हैं। तो ये खुदा रहा इन चीजों से निकलें। पाकिस्तान में पाकिस्तानी लीडरशिप होनी चाहिए जिनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में मौजूद हों। कब आज तक देखे, मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी किस तरह ठीक होगी? जो भी आपके पुराने, आप सबसे पहले तो आप पाकिस्तान जो है वो ऑपरेट लंदन से बैठ के हो रहा है। आपके सारे लीडर जाते हैं अपनी हुकूमत करने के बाद वापस अपनी प्रॉपर्टीज बिजनेस वहां मैनेज करते हैं, या लूट के लिए वापस आते हैं फिर चले जाते हैं। ये हर पाकिस्तानी को पता है, आपके खान साहब को भी पता है, जिन्होंने बड़े प्यार के साथ नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा जहाज में बिठा के। तो देखें, ये आप अभी तक तो आप ऑपरेट हो रहे हैं लंदन से। जब आप लंदन से ऑपरेट होना बंद करेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अभी तक आपके जितने पुराने आपके रिटायर्ड लोग हैं, जितने पुराने आपके सियासतदान हैं, वो तो सारे बाहर बैठे हैं, और ये हर पाकिस्तानी को पता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसमें
जब तक आपके लोग लोकल बजट नहीं बनाएंगे, अपने बच्चों को लोकल स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे, आप जब तक लोकल हॉस्पिटल्स में आपके जो रूलिंग एलीट है वो लोकल हॉस्पिटल्स में से इलाज नहीं कराएगी, तब तक आपके फैसले जो है वो पाकिस्तान से बाहर ही होते रहेंगे और पाकिस्तान की आवाम पिसती रहेगी। बिल्कुल सर, एक आखिरी छोटा सा सवाल आपसे करूंगा क्योंकि आपसे इस टॉपिक पे बात नहीं हुई। ये जो सर्बिया में और अर्जेंटीना में जो पाकिस्तान की एम्बेसियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हुए हैं और वहां पे इमरान खान साहब के खिलाफ बातें हुई कि हमारी तनख्वाहें हमें नहीं मिली, ये नहीं मिला, हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर, और अर्जेंटीना में व्हाट्सएप वो जो इंस्टाग्राम है उस पर जो आया है कि जी वो JF-17 थंडर के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि एम्बेसीज के अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन है या ये वाकई एक जिसे आप कह लें कि इसे ये वाकई हैक हुआ हो गया अकाउंट्स, या आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ डिप्लोमेट्स के अंदर शायद कभी कोई होती भी है फ्रस्ट्रेशन या किसी ने कोई शरारत कर दी हो इस तरह? देखिए चीमा साहब, ये पहली दफा वाकया हुआ। मैं देखें खुद 35-36 साल में अमेरिका में रह रहा हूं, लेकिन आज तक पहले किसी एम्बेसी का कोई अकाउंट हैक नहीं हुआ। आज क्यों हैक हो रहा है, ये एक बिल्कुल कंफ्यूजन है। आज तक मेरे 35-36 साल के बाहर रहते हुए मैंने नहीं सुनी थी ये पहले खबर, आज ये देखा जा रहा है। मेरा जो ख्याल है ये फ्रस्ट्रेशन का इजहार है, क्योंकि फॉरेन जो डिप्लोमेट हैं, जिस तरीके से इस वक्त 22 करोड़ लोग कंफ्यूज हैं, नर्वस हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। आप देखें इस वक्त हर पाकिस्तानी कंफ्यूज है कि इस जो PTI गवर्नमेंट है ये कितना अरसा निकालेगी। नवाज शरीफ साहब किस तरह के बयान दे रहे हैं, वापस आने की बातें हो रही हैं, उनकी ताहियात नाअहली है उसको चैलेंज किया जा रहा है, डीलें हो रही हैं इस तरह के। तो बिल्कुल आप देखें डिप्लोमेट भी तो अल्टीमेटली पाकिस्तानी है, उनकी भी फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन ये मेरा एक और दूसरा क्वेश्चन है, ये सिर्फ पाकिस्तानी एम्बेसियों के अकाउंट क्यों हैक हो रहे हैं, बांग्लादेशियों के क्यों नहीं हैक हो रहे, इंडिया की एम्बेसियों के क्यों नहीं हैक हो रहे, इजराइल की एम्बेसियों के हैक क्यों नहीं हो रहे? ये सिर्फ पाकिस्तान की एम्बेसियों में से इस तरह का रिएक्शन आ रहा है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। ये चाहिए कि फॉरेन मिनिस्ट्री एक ऑब्लिगेशन बनती है कि इस कंफ्यूजन को क्लियर करें।